तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैट का लेक्चर नंबर 19। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, ये कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, डाइपोल मूवमेंट के बारे में भी लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने पढ़ा था। तो अब अपन लोग निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ध्यान देने वाली बात यह है बेटा कि यहां पर मान लो कोई अपने पास में डाइपोल है, ये माइनस क्यू और प्लस क्यू, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है बेटा वो कितनी है, 2l है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 2l डिस्टेंस हो गई। इसकी वजह से अगर अपन लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो किन किन पॉइंट्स पर निकालेंगे। एक तो अपन लोग इस पॉइंट पर निकाल सकते हैं, ये P पॉइंट है। एक यहां पर निकाल सकते हैं, ये Q पॉइंट है। और एक किसी जनरल पॉइंट पर इसके बीच में इस तरफ निकाल सकते हैं। जो बेटा P पॉइंट है वो डाइपोल के एक्सिस पर ही है, ये डाइपोल के एक्सिस पर है P पॉइंट। इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि P पॉइंट अगर डाइपोल के एक्सिस पर है तो हम लोग निकालेंगे एट एक्सिस यानी एक्सियल पोजीशन पर। ये जो पोजीशन होगी इस पोजीशन को नाम दिया जाएगा एक्सियल पोजीशन, या इसे एक और नाम देंगे बेटा एंड ऑन पोजीशन, एक और नाम देंगे एंड ऑन पोजीशन। या इसी को हम लोग निकालेंगे बेटा क्यू पॉइंट पर, और क्यू पॉइंट जो है वो इक्वेटोरियल पोजीशन है। या इसे एक और नाम देंगे बेटा ब्रॉड ऑन पोजीशन। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है वो कहां पर निकालना है, एक तो एंड ऑन पोजीशन पर, एक ब्रॉड ऑन पोजीशन पर, एक किसी जनरल पॉइंट पर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन लोग एक्सियल पोजीशन यानी कि एंड ऑन पोजीशन पर फाइंड आउट करेंगे। चलो सो निकालते हैं बेटा अपन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन, एट एक्सियल पोजीशन। इस एक्सियल पोजीशन पर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ध्यान देना बेटा, होगा क्या, ये जो दो डाइपोल है पहले तो हम लोग एक्सियल पोजीशन पर निकालेंगे। मैंने मान लिया ये जो दो डाइपोल है इन डाइपोल के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2l है, और यहां पर कोई पॉइंट है P। इस पॉइंट P की अगर बात करें तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा, इधर मैंने मिड पॉइंट मान लिया O, इससे पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है, मिड पॉइंट O है, और पॉइंट P की इससे डिस्टेंस बेटा कितनी है, स्मॉल r है। इस स्मॉल r डिस्टेंस पर ये जो प्लस क्यू चार्ज होगा उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बेटा उसकी तो डायरेक्शन होगी इस तरफ। भाई प्लस क्यू की वजह से किधर आएगा, अपने से दूर। मैंने मान लिया, लेट कर लिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1। और माइनस क्यू चार्ज की वजह से किधर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा बेटा इस तरफ, यानी ये हो गया E2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या काम करें, ध्यान दो। अब मैं ये बोलूं कि भाई इसकी वजह से E1 इधर है और E2 इस तरफ है, मुझे कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। निकालते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या होगा समझो, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा होगा एक से दूसरे को माइनस करना। अब माइनस किस वाले से करेंगे, ज्यादा वाले से कम को। ज्यादा कौन सा होगा, बच्चा बोले सर E1 ज्यादा होगा। E1 क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि E1 जो है वो प्लस क्यू चार्ज की वजह से है, और प्लस क्यू चार्ज की तो डिस्टेंस P से कम है, माइनस क्यू की ज्यादा है। तो डिस्टेंस अगर ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम, और डिस्टेंस अगर कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। तो इस प्लस के चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो E1 आएगा, और E1 की तो वैल्यू हो जाएगी बेटा कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर चार्ज Q अपॉन में यहां से यहां तक की डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, डिस्टेंस तो हो जाएगी, देखो यहां से यहां तक R है, ये वैल्यू L है, तो ये वैल्यू हो गई R माइनस L। और माइनस Q की वजह से कितनी हो जाएगी भाई, R प्लस L। तो डिस्टेंस यानी कि
क्यू अपॉन में आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ऐसे ही E2 की बात करेंगे तो E2 तो आ जाएगा मेरे बच्चे कितनी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, माइनस क्यू से डिस्टेंस कितनी है आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये देखो ये वैल्यू कम हुई क्योंकि डिनोमिनेटर ज्यादा था। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आना चाहिए? सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, बच्चा बोलेगा कि सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन। भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आना चाहिए? बच्चे बोले कि सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो E इक्वल टू E1 माइनस का E2, एक से दूसरे को माइनस करना, यही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कर देते हैं, माइनस करोगे क्या बन जाएगा E नेट इक्वल टू E1 की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में R माइनस एल का होल स्क्वायर। और दूसरा E2 जो है उसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, कॉमन ले लिया, माइनस का क्यू अपॉन में R प्लस एल का होल स्क्वायर। एलसीएम क्या आएगा बेटा? एलसीएम तो हो जाएगा अपने पास में, देखो क्यू तो कॉमन आ गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू, इसका एलसीएम a माइनस बी ए प्लस बी, एलसीएम दोनों का ले लेंगे तो एलसीएम आ गया r माइनस एल का होल स्क्वायर और r प्लस एल का होल स्क्वायर। ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इस तरफ हो जाएगा, तो ये बन गया अपने पास में r प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। इसे अगर अपन लोग सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान दो, तब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी यानी E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू R प्लस एल का होल स्क्वायर क्या होना चाहिए R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और R माइनस एल का होल स्क्वायर क्या होगा बेटा माइनस का R स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर और प्लस का 2RL अपॉन में a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये टर्म बन गया। इसे अगर अपन लोग सॉल्व करेंगे तो R स्क्वायर से तो R स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई बालक? इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू, 4RL 2RL प्लस 2RL कितना हो जाएगा 4R इंटू एल अपॉन में R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बन गया, यही तो आया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या होगा समझो। सो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4RL को एक लिखने का तरीका है, मैं लिखूंगा Q, 4R इंटू एल है, इसे लिखेंगे बेटा 2R इंटू 2L अपॉन में R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक बच्चा बोले सर एक बात चमक रही है यहां पर, और वो चमक ये रहा है कि Q इंटू 2L, ये जो Q इंटू 2L है बेटा वो क्या है भाई? Q इंटू 2L तो P था, तो इसकी जगह P लिख देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E आ गया अपने पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया P 2 इंटू R अपॉन में R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये बात जानते हैं कि डाइपोल के डेफिनेशन से अगर देखा जाए तो ये इनके बीच की जो डिस्टेंस होती थी बहुत कम होती थी, स्मॉल सेपरेशन इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस फ्रॉम वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड टू वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज फाउंड। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना वहां से तो बहुत कम है डिस्टेंस। अगर बहुत कम है डिस्टेंस तो इसका मतलब स्मॉल एल तो आर के रेस्पेक्ट में बहुत कम होगा, यानी स्मॉल एल इज लेस देन आर, देन नेग्लेक्ट इट। इसे नेग्लेक्ट करोगे तो क्या बन जाएगा बेटा? तब इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR। इधर नेग्लेक्ट किया बेटा R स्क्वायर का स्क्वायर, ये तो खत्म हो गया ना, R की पावर 4, एक R से R कैंसिल, R की पावर 3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ गया वो कितना आ गया? चमक गया अपने पास में कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन में R की। बच्चा बोले सर डायरेक्शन और देख लेते हैं। हाँ भाई क्यों नहीं देखेंगे, डायरेक्शन भी निकाल ले जाएंगे। डायरेक्शन किधर होगी इसकी? सो बेटा डायरेक्शन जो होगी इसकी वो किधर होगी? अगर मैं बात करूं डायरेक्शन की तो ध्यान देना,
इसकी वजह से प्लस क्यू की वजह से E1 इधर और E2 इधर, लेकिन E1 तो ज्यादा है, E2 कम है, तो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा? इधर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की डायरेक्शन में होगा जिधर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। भाई डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी? पी वेक्टर की इस तरफ, वही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। भाई डाइपोल मोमेंट किधर से किधर चलता है? भाई माइनस क्यू से लेकर के प्लस क्यू तक चला करता है, तो इसकी डायरेक्शन इधर हो गई। यहां तक भी बात क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखना। मैंने तो ये एक्सियल पोजीशन पर निकाला। अब बच्चा बोलेगा कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो, ये तो एक्सियल पर है, मैं चाहता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार इक्वेटोरियल पोजीशन पर और कैलकुलेट हो जाए। तो निकालते बेटा इक्वेटोरियल पोजीशन पर। तो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल at equatorial position, at equatorial position। अब निकालेंगे बेटा इक्वेटोरियल पर, यानी कि इसे एक और नाम दिया था मैंने, ब्रॉड ऑन पोजीशन। सो इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा समझ लो, समझ लेते हैं। मान लो ये अपने पास में माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, बन गया एक डाइपोल। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई बालक? 2L। ये डिस्टेंस हो गई। मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं, इतने से काम नहीं बनेगा। यहां बनाया बेटा मैंने चार्ज माइनस क्यू, ये हो गया प्लस क्यू, और इनके बीच की डिस्टेंस हो गई बालक 2L, इनके बीच का सेपरेशन। इधर कोई पॉइंट है P, जिसकी डिस्टेंस है इसके बिल्कुल मिड पॉइंट से कितनी? R, बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, R है। एट दिस पॉइंट P वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मुझे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहां पर निकालना है बेटा, तो मैं एक काम करता हूं, क्या क्या होना चाहिए। अब भाई मैंने बोला ये R है, तो यहां वाली ये जो छोटी सी डिस्टेंस हो गई बेटा, वो कितनी हो गई? L, और ये भी कितनी हो गई? L हो गई। ये डिस्टेंसेस है L। माइनस चार्ज की वजह से, माइनस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेगेटिव चार्ज, वो अपनी तरफ होगा ऐसे, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से बालक जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तो अपने से दूर होगा ऐसे। मैंने दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रखा है, और मैग्नीट्यूड सेम रखने का एक रीजन भी है। मैं अगर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो बच्चा को इलेक्ट्रिक फील्ड तो आएगा 1/4πε0। यहां वाला चार्ज Q अपॉन में यहां से यहां तक की डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस है कितनी? बालक बोलेगा ये तो सर R² + L² का रूट का स्क्वायर करेंगे तो R² + L² आ गया। क्या यही डिस्टेंस इधर से भी है? हाँ भाई है। मैग्नीट्यूड चार्ज का भी यही है? हाँ है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो यही रहेगा, यानी मैग्नीट्यूड दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम रहेगा, नेगेटिव की वजह से भी पॉजिटिव की वजह से भी, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। अब मैंने लेट कर लिया ये वाला जो एंगल है, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। अगर बेटा ये वाला एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। और अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। क्यों थीटा होगा? क्योंकि आइसोसेलेस एंगल है, इक्वल साइड इक्वल एंगल। तो ये थीटा है तो ये भी तो थीटा हुआ, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। बहुत सारी बातें क्लियर हो गई। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बेटा दो कंपोनेंट्स होंगे। कौन कौन से? बच्चा बोले सर एक तो इधर जाएगा कंपोनेंट इसका E sin थीटा, और एक इसका कंपोनेंट इधर होगा, दैट इज द E cos थीटा। बहुत अच्छी बात है। और क्या होगा बेटा? इसका एक इधर E sin थीटा, इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आ जाएगा E sin थीटा इस डायरेक्शन में, इधर E sin थीटा। और क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड के और दो कंपोनेंट बनेंगे। एक आएगा इस तरफ E cos थीटा, एक और इधर आ जाएगा, वो भी हो गया E cos थीटा। साइन थीटा वाले कंपोनेंट से ये वाले कैंसिल, यानी एक दूसरे को मार दिया। बचा क्या? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। वो तो कॉस की वजह से आएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो जाएगा बेटा कितना?
ई नेट, और उसकी तो वैल्यू आ जाएगी ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, कितना हो जाएगा 2e कॉस थीटा। ये आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना आ गया भाई 2e कॉस थीटा। अब क्या करें, तो यहां आ जाएगा अपने पास में 2, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बेटा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो मैं लिख चुका हूं, कितनी थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज यहां पर क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एंड कॉस थीटा इज व्हाट, कॉस थीटा होगा बेटा बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस कितना एल एंड हाइपोटेनस इज व्हाट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, ये हो गया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा यहां पर 2q इंटू 2l भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो मैंने ऐसे ही लिखा। यहां देखो बेटा क्या लिखा q इंटू 2l, ये वैल्यू किसके इक्वल होगी p के इक्वल, तो ये आ गया p अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। समझ में आ गई बात, इतनी बात मजा आ गया, बिल्कुल छा गया एकदम से। देखो भाई अब क्या करें, अब एक बात मुझे फिर से पता है यार, क्या पता है कि L की वैल्यू तो R के रेस्पेक्ट में बहुत कम है। इफ L इज लेस देन R, देन नेग्लेक्ट इट। और इसे अगर नेग्लेक्ट करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन में, इसे नेग्लेक्ट कर दोगे आर स्क्वायर की पावर 3/2 मतलब आर क्यूब, ये बन गया। दोनों में अंतर क्या है सर, बिल्कुल है अंतर। क्या अंतर है भाई, अंतर तो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैंने एक्सियल पोजीशन पर निकाला था तब उसका मैग्नीट्यूड आया था 2p अपॉन में आर क्यूब, और इसका आया p अपॉन आर क्यूब, यानी एक्सियल वाले से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा बेटा, आधा, अगर सेम डिस्टेंस पर निकालेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई, ये अंतर है। एक अंतर और है सर, एक बच्चा बोलेगा सर एक अंतर और है, क्या है अंतर वाला, वो अंतर ये है सर कि ये माइनस चार्ज और ये प्लस चार्ज है, इसकी वजह से डाइपोल की डायरेक्शन तो इधर है, और जब एक्सियल पोजीशन पर निकालते थे तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी डाइपोल की ही डायरेक्शन में आता था, डाइपोल मोमेंट की। लेकिन इधर देखें इक्वेटोरियल पर, तो इक्वेटोरियल पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, मतलब एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाइपोल के पैरेलल होगी, और इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल होगी। लिख देते हैं ये बात, एट एक्सियल पोजीशन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पैरेलल टू द डाइपोल मोमेंट and at equatorial position electric field vector is anti-parallel to the dipole moment। ये बातें भी ध्यान में रखनी होगी। अब एक बच्चे का दिमाग थोड़ा और चला, वो बोला कि सर ये सारी बातें तो ठीक है, सब समझ में आ रहा है, अगर मैं एक्सियल पर भी ना लूं और इक्वेटोरियल पर भी ना लूं, किसी जनरल पोजीशन पर ले लूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आएगा बेटा। बहुत अच्छे से समझ लेते हैं जरा इस बात को, डन। तो किसी जनरल पोजीशन में निकालते हैं एट एनी पॉइंट, ना तो एक्सियल है और ना इक्वेटोरियल। मान लो यहां पर कोई चार्ज है माइनस क्यू, और इधर कोई चार्ज है प्लस क्यू, इनके बीच की डिस्टेंस है 2l, और इस तरफ कोई पॉइंट है P, इसके सेंटर से जो P पॉइंट है वो r डिस्टेंस पर है, और ये जो एंगल है दैट एंगल इज थीटा। इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। बहुत सारे तरीके, लेकिन मेरे पास में एक प्लान है बेटा इसे निकालने का। प्लान क्या समझो,
मैं अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करूंगा, डाइपोल मोमेंट की, तो उसकी तो डायरेक्शन होगी बालक ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। और मैंने मान लिया ये डाइपोल मोमेंट जो है वो कितना है, पी है भाई, पी की वैल्यू क्यू इंटू 12 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा मन ये करा कि इसके दो कंपोनेंट कर दूं मैं। एक कंपोनेंट मेरे मन में आ रहा है कि मैं करूं अलोंग द आर वेक्टर, ये जो पोजीशन वेक्टर इसके अलोंग ऐसे। तो अगर ये P है तो इधर आ जाएगा बालक P cos थीटा, और एक कंपोनेंट मैं करूंगा इसके परपेंडिकुलर, यानी ये हो गया P sin थीटा। दो आ गए। अब बच्चा बोले सर इससे आपने क्या कर लिया? भाई बहुत कुछ कर लिया, समझो इससे क्या किया। मैं मान ही नहीं रहा हूं डाइपोल मोमेंट P है, मैं तो ये मान रहा हूं एक डाइपोल ये है और एक डाइपोल ये है। इसका डाइपोल मोमेंट P cos थीटा और इसका डाइपोल मोमेंट P sin थीटा। अब ये जो P cos थीटा वाला डाइपोल है, उसके लिए P cos थीटा वाले डाइपोल के देखो सेम एक्सिस में पॉइंट P है, यानी इसके लिए तो एक्सियल पोजीशन है, तो इसकी वजह से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लेट कर लिया, डेट इज E1। और दूसरा जो P sin थीटा उसके तो परपेंडिकुलर है, और अगर परपेंडिकुलर है तो इसकी वजह से मैंने दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लेट कर लिया, दैट इज E2। अब एक बच्चा बोले सर E1 और E2 के बीच में एंगल कितना है? तो मैं बोलूंगा भाई E1 और E2 के बीच का तो एंगल है 90 डिग्री। क्यों 90 क्यों है भाई? देखो P cos थीटा के एक्सियल पोजीशन पर है तो E1 इधर गया, P cos थीटा के परपेंडिकुलर है P sin थीटा, उसके इक्वेटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा देखो जरा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वो डाइपोल मोमेंट इधर होता था तो उसके इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड उसके डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस वो डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इससे एंटी पैरेलल चलेगा इस डायरेक्शन, और एंटी पैरेलल अगर इधर चला तो ये दोनों एक दूसरे के कैसे हो गए 90 डिग्री पर। बहुत अच्छी बात, समझ में आ गई। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सर क्या होना चाहिए? अरे यार अगर दो वेक्टर है एक दूसरे परपेंडिकुलर है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो इनका रिजल्टेंट आएगा, और वो रिजल्टेंट किसके इक्वल होना चाहिए? अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर के इक्वल। अच्छा मैंने एक बात और मान ली, मैंने लेट कर लिया कि ये वाला जो एंगल है E1 से E के बीच का जो एंगल बन रहा है, दैट एंगल इज फाई। इस एंगल को मैंने एक नाम दे दिया फाई है। तो पहले तो मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं। कैसे निकालूंगा? बहुत आसान काम है सर। पहले मैं E1 निकाल लेता हूं, और E1 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर वाला चार्ज वो सॉरी E1 किसकी वजह से बेटा? एक्सियल पोजीशन में क्या होता था 2p/r³, लेकिन अब p नहीं लिखेंगे, p की जगह कितना है ये डाइपोल मोमेंट P cos थीटा जिसके लिए एक्सियल पोजीशन है, तो मैं लिखूंगा 2p cos थीटा अपॉन में r³। ये हो गया E1। ऐसे में E2 की बात करूंगा, सो E2 इज व्हाट? E2 आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए। इक्वेटोरियल के लिए बेटा क्या होता था p/r³, लेकिन p नहीं है, इस बार में क्या है डाइपोल मोमेंट P sin थीटा, तो इसकी जगह लिख देंगे P sin थीटा अपॉन में r³। ये भी बात समझ में आ गई। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा बालक कितना? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, यानी E1 स्क्वायर की अगर बात करेंगे तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपॉन में r³ का होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा अपॉन में r³ का होल स्क्वायर। ये आ गया। कुछ तो कॉमन है, कुछ तो गड़बड़ है तैयार। हाँ भाई कॉमन है। क्या कॉमन है? कॉमन तो है, एक तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, हाँ सर ले लिया कॉमन। दूसरा p कॉमन है अपॉन में r³ कॉमन। कॉमन लेके स्क्वायर से बाहर निकाले, रूट स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे, स्क्वायर हट जाएगा, क्या बचेगा अंदर? यहां बचा 2 का स्क्वायर 4 cos थीटा का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू
1/4πε0 p अपॉन में r³ अंडर रूट ऑफ 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंड साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होगा? E इक्वल टू 1/4πε0 p अपॉन में r³ अंडर रूट ऑफ 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बचेगा भाई? 3 cos स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये किसी जनरल पोजीशन पर आ गया। बच्चा बोले कि सर चेक करना चाहता हूं ये सही है या गलत है। हाँ भाई चेक कर लो। अगर मैं कहूं कि मुझे यहां पर निकालना यानी एक्सियल पोजीशन पर, तो ये पी पॉइंट अगर एक्सियल पोजीशन पर होगा तो बेटा कैसे आएगा? देखो पी पॉइंट को एक्सियल पोजीशन पर लाना, धीरे 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 यहां ले आए तो ये लाइन भी ऐसे गिरती चली जाएगी, लाइन गिरती चली जाएगी, तो ये लाइन कितना एंगल बनाएगी? अब 0 डिग्री। तो एक्सियल पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और cos 0 अगर यहां पर लिखो, cos 0 की वैल्यू क्या होगी? 1। तो ये बच्चा कितना बेटा? 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 इज 4, 4 का रूट 2, तो 2p अपॉन r³, यही तो आता था। अगर मैं इक्वेटोरियल पोजीशन पर जाऊंगा तो देखो ये थीटा बढ़ता 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 कितना हो गया भाई? 90 डिग्री, और 90 हो गया cos 90, cos 90 की वैल्यू बेटा 0, और cos 90 की वैल्यू अगर 0 है तो ये पूरा टर्म 0, यहाँ कितना बचेगा? 1, तो बचेगा क्या? p/r³, यही तो आता था। चेक हो गया सर एक काम और कर दीजिए, मुझे फाई की वैल्यू और बता दीजिए थीटा के टर्म में। गिवन तो थीटा होगा ना, फाई तो होगा नहीं, तो फाई की वैल्यू क्या होगी? बिल्कुल बालक, मैं बिल्कुल बताऊंगा तुम्हें कि फाई की वैल्यू क्या होगी। समझो जरा बात को। देखो अगर मैं बात करूं यहाँ tan फाई, तो tan फाई क्या होना चाहिए? tan फाई होगा बेटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, एंड परपेंडिकुलर इज व्हाट? E2, बेस इज व्हाट? E1। सो tan फाई की वैल्यू तो हो गई E2/E1। कितनी हो गई बेटा? E2 अपॉन में E1। E2 कितना है? अभी तो बेटा निकाला था। E2 जो आया था इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए आया था, और उसकी वैल्यू कितनी आई थी? 1 अपॉन में 4πε0 2p p sin थीटा अपॉन में r³। सर E1 की वैल्यू वो भी आई थी कितनी? 1 अपॉन 4πε0 2p cos थीटा अपॉन में r³। एक हो गई E2 की वैल्यू, दूसरी किसकी वैल्यू हो गई? E1 की। ये कैंसिल, p से p कैंसिल, r³ से r³ कैंसिल, क्या बना? तो वैल्यू आ गई बेटा अपने पास में tan फाई इक्वल टू इधर sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा, sin थीटा अपॉन में 2 cos थीटा। सो tan फाई इक्वल टू sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा क्या होना चाहिए? निकाल लेंगे यार, कितना होगा भाई? बहुत आसानी से, ये हो गया tan थीटा। तो इसकी जगह लिखेंगे बेटा tan थीटा बाई 2, यानी फाई की वैल्यू निकालनी, देन फाई इज tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। कभी कभी ये पूछ दिया जाए कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, निकाल लेंगे भाई वो भी। सो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एक्स एक्सिस क्या होगा बेटा? देखो एक्स एक्सिस इस लाइन से बना रहा है कितना एंगल? थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस एक्स एक्सिस से कितना बनाएगा एंगल बेटा? थीटा प्लस फाई। सो कितना बनेगा? थीटा प्लस फाई, एंड फाई इज व्हाट? थीटा तो ऐसे ही लिखेंगे, तो डिफाइन होगा। फाई की वैल्यू आ गई tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। मेरे ख्याल से ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। तो ये तो था इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पोजीशन पर डाइपोल की वजह से, एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन या किसी जनरल पोजीशन पर कैलकुलेशन का तरीका। ठीक है, अब एक काम करता हूं मैं, एक न्यूमेरिकल देखता हूं कि किस तरीके से ऐसे न्यूमेरिकल से बन सकता है, किस तरीके न्यूमेरिकल उठाया जाएगा। अच्छा सा एक न्यूमेरिकल एडवांस में आया हुआ, देखते हैं बेटा, ध्यान दो।
मान लो अपने पास में ये कोई सर्कल है, ये कोई सर्कल है, ये बाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और इस सर्कल का सेंटर है ओरिजिन पर 0,0 पर। इस सर्कल की रेडियस जो है बेटा वो गिवन है r। फाइंड, अब इसमें है दो डाइपोल, इस सर्कल में भाई दो डाइपोल, कौन कौन से? एक डाइपोल ऐसे है जिसका डाइपोल मोमेंट है p, और दूसरा डाइपोल बेटा ऐसे है जिसका डाइपोल मोमेंट है √3 टाइम्स ऑफ p। ये दो डाइपोल है। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट on the circle where the electric field is maximum and minimum, जहां पर E की वैल्यू क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम हो और मिनिमम हो। हमें वो कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने, वो पॉइंट फाइंड आउट करने, निकाल लेंगे भाई, कोई बड़ी बात नहीं। देखो समझो जरा बात को। अब ये अगर दो डाइपोल है तो इनका रिजल्टेंट किधर आएगा? बच्चा बोलेगा सर रिजल्टेंट तो इन दो डाइपोल का इस तरफ आएगा, कोई ऐसे इस पोजीशन पर। मैंने कहा भाई ये पोजीशन कितनी होगी? बालक बोला सर ये पोजीशन तो थीटा होनी चाहिए, और मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। मैंने कहा बताओ भाई। तो थीटा पोजीशन अगर ये है तो tan थीटा सर लिख देंगे, और tan थीटा होना क्या चाहिए? tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, एंड परपेंडिकुलर इज व्हाट? √3p अपॉन में p। सो p से तो p कैंसिल आउट कर दिया, तो tan थीटा की तो वैल्यू आ गई √3, एंड √3 इज व्हाट? √3 तो 60 डिग्री की वैल्यू होती है, यानी थीटा की वैल्यू तो आ गई 60 डिग्री। ये आ गई थीटा की वैल्यू। और अगर थीटा की वैल्यू बेटा 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो पूछा ईमैक्स किधर होगा? यार जब नेट डाइपोल इधर है, डाइपोल मोमेंट इधर है, तो एक्सियल पोजीशन पर तो बालक इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता था, और इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था? मिनिमम। तो इस पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए मैक्सिमम। बच्चा बोले सर एक काम और हो सकता है, एक्सियल ये भी है और एक्सियल तो ये भी है, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। इन दोनों के कोऑर्डिनेट निकालो। निकाल लेंगे भाई। अगर रेडियस r है तो यहां से यहां तक ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये हो जाएगी r cos 60, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? r sin 60। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आएंगे बेटा कितने आ जाएंगे? x एक्सिस का कोऑर्डिनेट यानी r cos 60 मींस r/2, y वाला r sin 60 मींस √3 टाइम्स ऑफ r/2। ऐसे ही सर अपोजिट डायरेक्शन के निकाल दो, निकाल देंगे। 60 डिग्री है, एक ये और एक ये, दोनों नेगेटिव में आ गए तो -r/2 कॉमा √3 r/2 ये आ गया। अच्छी बात है। बच्चा बोले सर मिनिमम किधर होना है? अरे भाई मिनिमम तो उधर होता था जब इक्वेटोरियल पोजीशन होती थी। अब इक्वेटोरियल पोजीशन की वैल्यू यहां पर देखेंगे जाकर के कोऑर्डिनेट, तो कितना होगा? देखो इक्वेटोरियल पोजीशन होगी तो इससे कितना एंगल बनाएगी? 90 डिग्री, और अगर ये एंगल 90, ये 60, ये 90, तो ये हो गया 30 डिग्री, 30 डिग्री। और अगर ये 30 डिग्री है तो इसके तो कोऑर्डिनेट हो गए बेटा r cos 30, एंड cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। x एक्सिस में नेगेटिव में चल रहे तो माइनस का r √3/2, और r sin 30 मींस r/2। ऐसे ही e मिनिमम केवल इधर नहीं होगा बालक, यहां पर भी तो होगा, ये भी इक्वेटोरियल है।
तो यहां पर कितना होगा, यहां पर हो जाएगा r प्लस में होगा ना, x एक्सिस इधर प्लस में, तो प्लस का r√3/2 कॉमा माइनस का r/2, ये कोऑर्डिनेट होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की तो वैल्यू मैक्सिमम होगी। मेरे ख्याल से ये सारी बातें बच्चों को समझ में आ गई होगी। चलो एक और न्यूमेरिकल देखते हैं कि क्या होगा, समझे जरा बात को उठा। मान लो कि कोई रिंग है ऐसे, सॉरी कोई रिंग है, ये कोई रिंग है, ये रिंग जो है वो बाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में है ऐसे, इधर की तरफ है एक्स एक्सिस और इस तरफ है बाई एक्सिस। अगर मैं इस रिंग की बात करूं तो इस रिंग पर चार्ज है बेटा, और उसकी चार्ज डेंसिटी जो है वो लैम्डा इक्वल टू है बेटा लैम्डा नॉट कॉस थीटा, ये इसकी चार्ज डेंसिटी रिंग की। ठीक है, अच्छी बात है यार, चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट कॉस थीटा। अब क्या हुआ, बच्चा बोले सर एक बात बताओ, जब ये चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट कॉस थीटा है तो इसमें चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो तो बात की बात है। पूछा क्या गया, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड at A from the center, at distance A from the center, from the center, सेंटर से A डिस्टेंस पर फाइंड आउट करना, at on the first point x axis and second point on the z axis, where A is much greater than the radius of the ring and radius of the ring is r। ये दे रखा, निकालते हैं, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। अब समझो जरा बेटा, ध्यान देना, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है बेटा सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर अपन लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव, सेकंड में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, थर्ड में भी कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, और फोर्थ में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां पर कॉस अगर पॉजिटिव है तो लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव, इधर मतलब इसका मतलब यहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा, फोर्थ में भी पॉजिटिव होगा, इधर की तरफ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। बहुत अच्छी बात सर, बात समझ में आ गई। एक सर और पेज है, ये जो एक्स थीटा है वो एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंगल थीटा वेयर थीटा इज फ्रॉम पॉजिटिव एक्सिस, फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये दिया है, ये सब गिवन है। तो एक पेज और फंस रहा बेटा कि अगर मैं बिल्कुल एक्स एक्सिस पे आ रहा हूं तो थीटा की वैल्यू 0, और थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो कॉस 0 की वैल्यू तो +1 होती, मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि सबसे ज्यादा चार्ज यहां पर होगा। फिर धीरे धीरे थीटा बढ़ेगा, कॉस थीटा कम होता जाएगा, चार्ज कम होता जाए, कम होता जाए, कम होता जाए, यहां थीटा 90, यहां कोई चार्ज नहीं होगा। ऐसे फिर इधर की तरफ चार्ज डेंसिटी क्या होती जाएगी, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, यहां मैक्सिमम, फिर कम होती जाए, कम होती जाए, कम होती जाए, कम होती जाए, यहां 0, फिर उसके बाद बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाएगी, इधर मैक्सिमम। डिस्ट्रीब्यूशन में बता चुका हूं कि किस तरीके का होगा। इधर पर होगा बेटा पॉजिटिव चार्ज, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट, धीरे धीरे डेंसिटी कम होती जाएगी, इधर 0, फिर डेंसिटी चार्ज की बढ़ती, इधर नेगेटिव चार्ज, डेंसिटी चार्ज की बढ़ती जाएगी धीरे धीरे, फिर कम होती जाएगी, फिर बढ़ती जाएगी, ऐसे ये बना। अब क्या प्लान क्या है,
सर अगर एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है इसके सेंटर से, तो ए डिस्टेंस पर, उस पर मुझे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो सर कैसे निकाल सकते हैं? यहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, यहां पर बेटा इंटीग्रेशन का यूज कर सकते हैं, लेकिन अपने पास में एक और अच्छा प्लान है। प्लान ये है कि ये जो है अपने पास में एक आधा चार्ज इधर, आधा चार्ज इधर, और मैंने बनाया था कि रिंग को डाइपोल बनाया था लास्ट लेक्चर में, तो इसका मतलब ये डाइपोल बन गया। और डाइपोल में मैंने ये भी बताया था बेटा कि जो रिंग है, रिंग का अगर मैं टोटल सेमी सर्कुलर रिंग का टोटल चार्ज निकालूं और उसके सेंटर ऑफ मास पर चार्ज को, पूरे चार्ज को रख दूं, तो उससे सेंटर ऑफ चार्ज नाम दिया, दूसरा यहां रखा, तो एक डाइपोल बन जाएगा। और डाइपोल के किसी एक्सियल पॉइंट पर निकाले जाएंगे। आई बात समझ में? नहीं है? दोबारा बताऊंगा, दोबारा समझो। ये जो अपने पास में सेमी सर्कुलर रिंग है, ये सेमी सर्कुलर रिंग है, इस सेमी सर्कुलर रिंग की वजह इसका पूरा चार्ज निकालूं और इसके सेंटर ऑफ मास पर इकट्ठा कर दूं, उसे सेंटर ऑफ चार्ज कहता हूं। तो यहां पर मान लो लेट से मैंने कहा चार्ज इकट्ठा हो गया प्लस का क्यू। बस सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर कहां पर होता है? बच्चे बोलेंगे सर ये जो सेंटर होता है वो तो होता है 2r/पाई पर। ऐसे इस नेगेटिव को भी इकट्ठा करूंगा, इसके बेस से सेंटर होगा 2r/पाई पर। मैंने कहा नेगेटिव चार्ज भी उतना ही आना चाहिए उसी अमाउंट में, माइनस क्यों? अब तो ये एक डाइपोल बन गया ना, देखो ये एक डाइपोल बन गया, माइनस क्यों और ये प्लस क्यों, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा? 2r/पाई प्लस 2r/पाई कितनी हो गई? 4r/पाई। ये बन गया एक डाइपोल। और डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर कितनी डिस्टेंस पर? इसके सेंटर से ए डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना। कोई बड़ी बात तो नहीं रह गई, निकाल लेते हैं। क्या होना चाहिए भाई? अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पर अगर कैलकुलेट करेंगे, होना क्या चाहिए? मैंने ये कंडीशन भी दे रखी कि A इज लेस देन R। तो अपन लोग एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता था उसके लिए फॉर्मूला भी लगा सकते थे। क्या होगा? 1/4πε0 2p/r3। तो 2p, p में मींस डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट इसका कितना होगा बेटा? q इंटू 2l। 2l मतलब इनके बीच की डिस्टेंस, सॉरी 2l मतलब बेटा इनके बीच की डिस्टेंस, और वो कितनी है? 4r/पाई। तो मैं इस 2l की जगह तो लिखूंगा 4r/पाई, इस 2l की जगह लिखूंगा 4r/पाई। q इंटू 2l बेटा 2p हो गया, अपॉन में r3। r3 मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस, दैट इज द a3। एक्स एक्सिस पर निकालना फर्स्ट पॉइंट। बात पता है सर कहां फंस रही है? सर बात ये फंस रही है कि q की वैल्यू क्या होगी। अब चार्ज ऐसा तो नहीं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मैं सीधे इसकी लेंथ से लैम्डा का मल्टीप्लाई कर दूं, ये तो नहीं काम बनेगा। तो सर क्यों निकालोगे यार? निकालेंगे, कोई बड़ी बात तो नहीं है। चलो अब अपन लोग क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्या होगा? मैंने लेट कर लिया कि यहां पर कोई स्मॉल एलिमेंटल पोर्शन है जो एंगल बना रहा है डी थीटा, और ये एंगल हो गया बेटा थीटा, तो इसकी वैल्यू तो हो गई आर डी थीटा, इस लेंथ की। तो आर डी थीटा लेंथ पर कितना चार्ज होगा भाई? आर डी थीटा देखो, यूनिट लेंथ पर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, चार्ज है लैम्डा, तो आर डी थीटा लेंथ पर कितना चार्ज होगा? मैंने कहा छोटा सा चार्ज होगा, चिन्ना सा चार्ज होगा, वो होगा डी क्यू, और उसकी वैल्यू तो होनी चाहिए लैम्डा इंटू आर डी थीटा। अब भाई लैम्डा तो ऐसा है नहीं, लैम्डा तो नॉन यूनिफॉर्म, उसकी वैल्यू है कितनी? लैम्डा नॉट ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, और ये हो गया आर, ये हो गया डी क्यू की वैल्यू। पूरा सर इंटीग्रेट कर दो, कर दिया भाई। लिमिट कहां से कहां तक लगानी? ये चार्ज देखो बेटा यहां से यहां नहीं फैला, यहां से यहां और इधर से इधर, यानी लिमिट लगानी इस थीटा की -π/2 से लेकर के +π/2 तक। तो लिमिट लगा दी -π/2 से +π/2 तक। डी क्यू का इंटीग्रेशन आ गया बेटा क्यू, और ये वैल्यू हो गई आर इंटू लैम्डा नॉट। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बेटा? कॉस थीटा का तो साइन थीटा हो गया, यानी साइन थीटा लिमिट -π/2 से प्लस के π/2। कैलकुलेट करेंगे इसे तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा नॉट इंटू आर साइन π/2 अपर लिमिट माइनस साइन π/2 यानी कि लोअर लिमिट। ये दोनों वैल्यू 1 + 1 कितनी हो जाएगी? 2। तो चार्ज तो आ गया बेटा 2 लैम्डा नॉट टाइम्स ऑफ आर। ये वैल्यू उठा के आप पुट कर देंगे क्यू की। सो क्यू की वैल्यू रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की तो वैल्यू आ जाएगी बेटा कितनी? 1/4πε0
2, क्यू की जगह कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा नॉट इंटू आर इंटू 4r अपॉन में पाई अपॉन में ए क्यूब। भाई एक 4 से तो एक 4 को मैं उड़ा ही दूंगा, ऊपर एक 4 और बचेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 लैम्डा नॉट आर इंटू आर स्क्वायर अपॉन में पाई इंटू पाई पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब। ये बन गया आंसर। सर एक चीज और पूछी थी जेड एक्सिस पर। अब बेटा जेड एक्सिस पर होगा तो ये रहा डाइपोल जेड एक्सिस पर, मतलब कहां पूछा गया इक्वेटोरियल पोजीशन पर। और इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था वो तो सर आता था कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन में आर क्यूब, और पी इज व्हाट ये सारी वैल्यू, यानी आधा होगा इक्वेटोरियल पर और आधा होगा, तो सर आराम से निकाल सकते हैं ये जो वैल्यू आई है इसकी तो मैं आधी वैल्यू रख दूंगा, और आधी वैल्यू तो आ जाएगी 2 लैम्डा नॉट आर स्क्वायर अपॉन में पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ ए क्यूब। मेरे ख्याल से ये सारी बातें बच्चों को समझ में आ गई होंगी, अच्छा न्यूमेरिकल था। चलो तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है उसको अपन लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।